ओके, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सॉकेट्स जो है कैसे प्रोसेस जो है कैसे कम्युनिकेट करती हैं। तो थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, कल की चीज़ों को रिमाइंड कर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नेटवर्क में क्या होगा, इंटरनेट में या किसी भी नेटवर्क में जब दो मशीन्स कम्युनिकेट करती हैं तो मशीन्स नहीं, एक्चुअली दो प्रोसेस कम्युनिकेट करती हैं। और ये प्रोसेस रिमोट होस्ट पर है, एक प्रोसेस कहीं है, दूसरी प्रोसेस किसी और लोकेशन पर है। ओके, एंड समटाइम्स उनका जो एनवायरनमेंट है वो भी डिफरेंट होगा। सो एनवायरनमेंट से मतलब मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम से है। कोई प्रोसेस हो सकता है, एक प्रोसेस विंडोज मशीन पर रन कर रही है और दूसरी प्रोसेस लिनक्स मशीन पर या यूनिक्स मशीन पर रन कर रही है, या मे बी अदर ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑल्सो भी देयर। ओके, तो जब प्रोसेस कम्युनिकेट करती हैं तो वो कैसे कम्युनिकेट करती हैं? दे जस्ट एक्सचेंज द मैसेजेस। नाउ क्वेश्चन अराइज होता है कि मैसेज कैसे एक्सचेंज होगा। सो मैसेज एक्सचेंज करने के लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं सॉकेट का। तो आपकी जो प्रोसेस है, दे आर कनेक्टेड विद द सॉकेट। सो प्रोसेस क्या करती है, इंटरनेट पर जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन के नीचे जो लेयर है उस पर एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल जो है वो चूज कर लेती है। सो आपको मालूम है कि नेटवर्क लेयर के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसमें दो ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल इंटरनेट में अवेलेबल है, वन इज टीसीपी एंड यूडीपी। सो आपकी जो भी प्रोसेस हैं, जो पेयर ऑफ प्रोसेस हैं वो कम्युनिकेट करते हैं, तो एक एप्लीकेशन के टाइम पर ही आप चूज कर लेते हैं कि वो या तो टीसीपी के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे या यूडीपी के थ्रू करेंगे। तो प्रोटोकॉल जो भी हो, एक करस्पॉन्डिंग सॉकेट क्रिएट होगा। सो अगर टीसीपी से कम्युनिकेट कर रही है तो आप टीसीपी सॉकेट क्रिएट करते हैं, यूडीपी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यूडीपी सॉकेट क्रिएट करते हैं। तो सॉकेट एक तरीके से एक मैकेनिज्म है या इंटरफेस है जिसकी मदद से क्या होता है, प्रोसेस और आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ओके, सो सॉकेट दोनों को बाइंड कर देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल के पैरामीटर्स हैं टीसीपी इस केस में। तो टीसीपी के बफर वेरिएबल्स और ऑल दैट है, एंड हियर इज अ सॉकेट दैट इज कनेक्टिंग प्रोसेस एंड टीसीपी। सो दीज बफर्स आर एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द टीसीपी, यू कैन से दैट। सो टीसीपी और प्रोसेस जो है इन दोनों को आपने सॉकेट के थ्रू कनेक्ट कर दिया। सिमिलरली रिसीविंग एंड पर भी प्रोसेस और टीसीपी का जो रिसीविंग प्रोसेस है उसको कनेक्ट कर दिया। अब आपको याद ध्यान रखना है, यहाँ जो टीसीपी प्रोटोकॉल है तो टीसीपी प्रोटोकॉल के बिहाफ पर भी दो प्रोसेस रन कर रही है। यहाँ पर टीसीपी प्रोसेस एक ये है और एक टीसीपी प्रोसेस इधर है, ये आपस में कम्युनिकेट करती है डेटा एक्सचेंज करने के लिए। नाउ ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि टीसीपी डेटा ट्रांसफर कैसे करता है। फॉर द टाइमिंग आप मान लीजिए टीसीपी कैन डू द डेटा ट्रांसफर। नाउ जब भी प्रोसेस को वंस एक सॉकेट, ये जो सॉकेट का पेयर क्रिएट हो गया और ये प्रोसेस और टीसीपी दोनों एंड पर बाइंड हो गए, दैट मीन्स ये आपकी प्रोसेस टीसीपी से बाइंड हो चुकी हैं दोनों। नाउ दे कैन यूज द टीसीपी टू एक्सचेंज द मैसेज। और वो कैसे एक्सचेंज करेंगे? दे द प्रोसेस सेंडर प्रोसेस जस्ट नीड टू गिव द मैसेज टू द सॉकेट। सो प्रोसेस सॉकेट को मैसेज देगी एंड देन दैट सॉकेट will you can say that socket will give that message to TCP, or TCP will collect the message from this socket, and then it will take the message through the internet and then deliver the message at this socket। और यहाँ से सॉकेट से प्रोसेस जो है रिसीविंग प्रोसेस डेटा रिसीव कर लेगी। ओके, सो दिस इज हाउ द कम्युनिकेशन हैपन्स विद द हेल्प ऑफ सॉकेट। नाउ एज ए एप्लीकेशन डेवलपर आपका काम होगा ये सॉकेट्स डेवलप करना और उनको टीसीपी से और प्रोसेस के बीच में बाइंडिंग क्रिएट कर देना। एंड जब आपने बाइंडिंग क्रिएट कर दी, नाउ आप इस सॉकेट को इंटरफेस की तरह यूज करते हुए सॉकेट के जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस होंगे या सॉकेट जो क्लास है या ऑब्जेक्ट है उससे एसोसिएटेड जो फंक्शंस हैं उनके कॉल करके आप जो ना मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं। और सिमिलरली सॉकेट के जो ऑब्जेक्ट, सॉकेट ऑब्जेक्ट जो होगा रिसीविंग साइड में, उसके जो फंक्शंस होंगे करस्पॉन्डिंग फंक्शंस, उनसे आप मैसेज रिसीव कर सकते हैं और प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉकेट जिसके थ्रू डेटा एक्सचेंज इंटरनेट पर होता है। तो सॉकेट्स को क्रिएट करने के लिए जो भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें सॉकेट से रिलेटेड सॉकेट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सॉकेट्स क्रिएट करने के लिए एपीआई अवेलेबल है। ओके, हम पाइथन का एग्जांपल लेंगे। तो पाइथन में भी है सॉकेट्स क्रिएट करने के लिए ऑप्शंस आपके पास। यू कैन क्रिएट टीसीपी और यूडीपी सॉकेट्स। Okay, so this is how the sockets, with the help of the sockets, these processes communicates with each other. सर, हाँ। बट सॉफ्टवेयर जब हम प्रोग्रामिंग करते होंगे तो हमको हर एक मशीन के लिए अलग करना पड़ता होगा ना, नहीं विंडोज के लिए अलग, लिनक्स के लिए। नहीं, वो आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर डिपेंड करेगा, उसमें विंडोज और लिनक्स से कोई मतलब नहीं है।
वैसा कोई डिपेंडेंसी नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, ठीक है। इन मशीन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि आपको जब तक अगर इंटरनेट पर प्रोसेस जो आपका एप्लीकेशन है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो फिर कैसे काम करेगा, क्योंकि इंटरनेट पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि दो प्रोसेस जहाँ रन कर रही हैं उनमें एनवायरनमेंट क्या होगा, इट कैन बी एनीथिंग। अदरवाइज क्या होता है, आप इंटरनेट पर फिर लिनक्स मशीन से हो सकता है आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाते, केवल विंडोज़ मशीन से ही कम्युनिकेट कर पाते, या फिर हो सकता है लिनक्स को ही सपोर्ट करता है इंटरनेट, विंडोज़ को सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसा तो है नहीं है, इंटरनेट में जितने भी एप्लीकेशन हैं ऑल आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम कोई सा भी हो, आप तो इंटरनेट में सर्विसेज एक्सप्रेस करते हैं ना। ओके, सो नाउ जब आप सॉकेट प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपका काम होगा सॉकेट क्रिएट करना, है ना, सॉकेट्स को बाइंड करना, टीसीपी के कुछ पैरामीटर्स हैं आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एज ए प्रोग्रामर, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दीज फंक्शंस, जो भी सॉकेट की एपीआई होगी, तो सॉकेट ऑब्जेक्ट के जो भी फंक्शंस होंगे उनकी मदद से आपका करते हैं। ओके, नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है कि जो प्रोसेस है इंटरनेट पर इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ओके, यूनिकली कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ओके, सो इंटरनेट पर क्या है, बहुत सारी मशीन्स हैं और बहुत सारी प्रोसेस हैं, हर मशीन पर कई सारी प्रोसेस रन कर रही होंगे। इंटरनेट में n नंबर ऑफ मशीन्स हैं एंड एवरी मशीन इज रनिंग लॉट ऑफ m नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, है ना। हर मशीन पर कई सारे एप्लीकेशंस रन कर रहे हैं और इंटरनेट में बहुत सारी मशीन्स हैं। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब आप दो प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, दिस प्रोसेस, ओके, P1 लेट्स कॉल इट P1, लेट्स कॉल इट P2, तो इन दोनों प्रोसेस के बीच में आप कम्युनिकेशन अगर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब आप P1 प्रोसेस जो डेटा भेजेगी तो वो P2 को कैसे पहुंचाएगी, क्योंकि जब तक आप एड्रेस नहीं देंगे, जैसे आप भी कोई लेटर अगर भेजते हैं कहीं भी तो आपको एक एड्रेस रिक्वायर्ड होता है और दैट एड्रेस शुड बी यूनिक। अगर एड्रेस यूनिक नहीं होगा तो लेटर डिलीवर नहीं हो पाएगा ना। तो सिमिलरली इंटरनेट में भी जब दो प्रोसेस कम्युनिकेट कर रही हैं तो सोर्स प्रोसेस और डेस्टिनेशन प्रोसेस के आइडेंटिफिकेशन यूनिकली होना चाहिए। अब क्वेश्चन आ रहा होता है यूनिकली आइडेंटिफाई कैसे करें, तो दो प्रोसेस या ये कहिए पेयर ऑफ प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ एड्रेसिंग मैकेनिज्म चाहिए। तो वो एड्रेसिंग मैकेनिज्म है कॉम्बिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस, ठीक है। नाउ क्वेश्चन आ रहा होता है कि आईपी एड्रेस की हमें क्यों जरूरत है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले हम पहले बात कर लेते हैं पोर्ट एड्रेस की, वापस बाद में आते हैं हम आईपी एड्रेस पर। नाउ अज्यूम कर लीजिए कि आपके इंटरनेट में केवल दो ही मशीन थी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं इंटरनेट में केवल दो ही मशीन हैं। प्रैक्टिकली तो नहीं है पॉसिबल, बट अज्यूम कर लीजिए कि दो ही मशीन हैं। एक मशीन ये है जहां पर दिस मशीन यू कैन कॉल इट होस्ट 1 एंड यू कैन कॉल इट होस्ट 2, दो ही मशीन हैं। नाउ इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि दोनों मशीन्स पर कई सारे इंटरनेट एप्लीकेशन रन कर रहे होंगे, कई सारी प्रोसेस रन कर रहे होंगे, कई सारे एप्लीकेशन रन कर रहे होंगे। हो सकता है आप स्काइप भी चला रहे हैं साथ में, और हो सकता है आप ऑनलाइन म्यूजिक भी सुन रहे हैं, या कोई वेब पेज डाउनलोड कर रहे हैं, या और कोई सर्विस एक्सेस कर रहे हैं इंटरनेट से, ठीक है, या हो सकता है ऑडियो सॉन्ग बैकग्राउंड में आप डाउनलोड कर रहे हैं। सो एक मशीन पर, इस मशीन पर भी कई सारी प्रोसेस रन कर रही होंगी जो यहाँ पर और दूसरी मशीन से कम्युनिकेट कर रही हैं। सो दोनों मशीन पर मल्टीपल प्रोसेसेस हैं। नाउ यहाँ पर प्रोसेस P1 जो है इसे डेटा भेजना है एक पर्टिकुलर प्रोसेस P2 को। याद रखना है यहाँ एक प्रोसेस नहीं है इस मशीन पर, अब मल्टीपल है, और यहाँ भी मल्टीपल प्रोसेस है। तो ऑब्वियसली अब आपको प्रोसेस को अगर यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो आप प्रोसेस को एक यूनिक आईडी आपको असाइन करना पड़ेगी, सारी प्रोसेस को जो इंटरनेट पर यूनिक हो, या ये कहिए इन दोनों इंटरनेट पर नहीं, दोनों मशीन्स पर यूनिक हो। यहाँ लेट से 100 प्रोसेस रन कर रही हैं और यहाँ भी 100 प्रोसेस रन कर रही हैं, तो आपको 100 प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर, यहाँ जितनी भी प्रोसेस हैं 100 जैसे मैंने मान लिया, तो ऑल 100 प्रोसेस शुड हैव ए यूनिक आईडी जो दूसरी प्रोसेस के पास ना हो। यहाँ पर जो रन कर रही है मशीन H1 पर, होस्ट H1 पर, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोसेस को यूनिक आईडी दे सकते हैं, है ना। सो वो यूनिक आइडेंटिफिकेशन हम देते हैं पोर्ट नंबर। सो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर पर हर प्रोसेस को एक यूनिक आईडी दे देते हैं जिसे हम बोलते हैं पोर्ट नंबर, और ये यूनिक आईडी होती है 16 डिजिट की, ठीक है। सो each process on this sender machine is given a unique identification जिसे हम पोर्ट नंबर बोलते हैं, और वो 16 बिट का नंबर होता है। ओके,
सो आपने इस मशीन पर भी प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर लिया, एंड नाउ इस प्रोसेस पर भी हम आईडीज रिपीट, यहाँ भी मान लीजिए कुछ प्रोसेस हैं तो सेम आईडी जो यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेट्स से एक आईडी 92 है, तो यहाँ भी तो हम एक प्रोसेस को आईडी 92 दे सकते हैं, कोई डिफरेंशिएशन नहीं आएगा, ठीक है ना। सो हम यहाँ भी प्रोसेस को यूनिक आईडी दे देते हैं जिसे हम बोलते हैं पोर्ट नंबर। ओके सर, हाँ कोई लड़का बोल रहा है ज्वाइन कर रहे हैं। ओके तो आप यहाँ भी प्रोसेस है इसी तरीके से, आप जैसे यहाँ हमने यूनिक आईडी असाइन की, यहाँ भी हम यूनिक आईडी असाइन कर सकते हैं। नाउ अब दो चॉइसेस हैं आपके पास, या तो आप इन जो आईडीज दी हैं प्रोसेस को, इनको यूनिक कर दीजिए, मतलब जो आईडी आपने होस्ट 1 पर इस्तेमाल की है प्रोसेस के लिए वो आप यहाँ इस्तेमाल ना करें, तो दिस इज़ वन चॉइस। दूसरा है यहाँ पर जो आईडीज आपने असाइन की है वो आईडी आप यहाँ भी असाइन कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, मतलब उनको रीयूज कर सकते हैं। सो जनरली हम इंटरनेट पर दूसरा ऑप्शन चूज करते हैं रीयूज करने का। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि हम अगर प्रोसेस को यूनिक आईडी देने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक्चुअली हमें प्रोसेस में जैसे हमने माना कि यहाँ 2 ही मशीन्स हैं, तो 2 ही मशीन्स थी तो कन्फ्यूजन नहीं था, लेकिन इंटरनेट पर कई सारी मशीन्स होंगी, तो अगर आपको एक डेस्टिनेशन प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना है तो पहले हमें डेस्टिनेशन मशीन पहचानना पड़ेगी कि विच मशीन इज होस्टिंग दैट प्रोसेस। जो आपकी रिसीविंग प्रोसेस है जिसे आपको डेटा डिलीवर करना है, तो इंटरनेट पर तो बहुत सारी मशीन्स हैं, है ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहले लोकेट करना पड़ेगा कि ऑन विच मशीन दैट प्रोसेस इज रनिंग। दैट मीन्स हमको मशीन को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है। सो ईच मशीन शुड बी गिवन ए यूनिक एड्रेस। ओके, सो दैट यूनिक एड्रेस इज एक्चुअली ए आईपी एड्रेस, ठीक है। सो आईपी एड्रेस से हम क्या करते हैं, पहले डेस्टिनेशन प्रोसेस को लोकेट करने के लिए हमें मशीन लोकेट करना पड़ती है, तो मशीन से हम आईपी एड्रेस से हम मशीन लोकेट कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वंस हमने मशीन लोकेट कर ली, मशीन के बाद अब हमें क्या करना है, उस मशीन पर मल्टीपल प्रोसेस रन कर रही हैं, तो हमें एक्चुअली जो करेक्ट डेस्टिनेशन प्रोसेस है उसे आइडेंटिफाई करना है। तो हम डेस्टिनेशन प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, पोर्ट एड्रेस इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से आईपी एड्रेस के कॉम्बिनेशन, आईपी एड्रेस प्लस पोर्ट एड्रेस के कॉम्बिनेशन से हम एक प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ चूंकि इस मशीन का भी आईपी अलग है, इस मशीन के भी आईपी अलग है। नाउ चूंकि आईपी अलग है तो आप यहाँ पर सोर्स जो पोर्ट नंबर है उसको रिपीट कर सकते हैं। पोर्ट नंबर लेट्स से पोर्ट नंबर 120 और यहाँ भी हम 120 इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है हालांकि, ठीक है। लेकिन जनरली हम क्या करते हैं, क्योंकि अगर हम क्लाइंट सर्वर मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि सर्वर जो प्रोसेस है वो उसका पोर्ट नंबर परमानेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अगर वो पोर्ट नंबर बार बार बदलता रहेगा सर्वर अपना, तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि हमें प्रोसेस को किस पोर्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है या उसके प्रोसेस का आइडेंटिफायर क्या है। सो दैट्स वाई हमें क्या करना होता है, पोर्ट नंबर सर्वर के लिए वेल नोन रखना पड़ता है। सो आपको पोर्ट नंबर के बारे में आपने पढ़ा होगा, 2 तरीके के पोर्ट नंबर होते हैं एक्चुअली। एक वेल नोन पोर्ट होता है जो जनरली सर्वर एप्लीकेशंस जो होंगे या सर्वर प्रोसेस है उनको दिया जाता है, सो दैट क्लाइंट कभी भी उनसे कॉन्टैक्ट कर ले, है ना। परमानेंट एड्रेस होना चाहिए उनका एड्रेस नहीं बदलना चाहिए। जैसे अगर आप मान लीजिए कि आपके सिटी में जो नगर पालिका ऑफिस है, नगर पालिका ऑफिस का एक ही परमानेंट एड्रेस होता है ना। अगर नगर पालिका ऑफिस बार बार अपना एड्रेस बदलता रहेगा तो आपको डिफ़िकल्टी होगी, कल आज यहाँ है कल कहीं और है, तो आपको अगर अपना वर्क कराना है तो हर बार उनका एड्रेस पता करना पड़ेगा, करेंट एड्रेस, है ना। आप अपना एड्रेस बदल सकते हैं, जब रेंटर आप रह रहे हैं तो कहीं आप कहीं और रह रहे हैं, अगले दिन कहीं कुछ 2 महीने बाद कहीं और शिफ्ट हो गए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है नगर पालिका वालों को, क्योंकि यू आर द क्लाइंट। आप कहीं से भी आ रहे हो, बस आप उस शहर के वासी होना चाहिए, आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाइए, बताइए, और वो आपको आपका काम करेंगे। लेकिन नगर पालिका वाले जो ऑफिस है उसका वो बदलता रहेगा तो आपके लिए डिफ़िकल्टी रहेगी एड्रेस बदलने में, क्योंकि उनको कई लोग कांटेक्ट करने वाले हैं, तो एवरीबडी विल बी इन प्रॉब्लम कि बार बार उसका एड्रेस, नया एड्रेस निकालिए कि अब कहाँ चला गया ऑफिस, अब कहाँ ऑफिस चला गया, अब कहाँ चला गया ऑफिस, 1 महीने बाद कहीं पहले कहीं था, दूसरे महीने कहीं और चला गया। तो दैट काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हम सर्वर को एक फिक्स पोर्ट नंबर असाइन कर देते हैं, सो दैट क्लाइंट को डिफ़िकल्टी ना हो सर्वर को कांटेक्ट करने में, ठीक है। सो दैट्स वाई हम जो है पोर्ट नंबर प्लस आईपी एड्रेस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं, ओके। और
क्लाइंट का पोर्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्लाइंट को कांटेक्ट खुद करना है, सर्वर को नहीं करना है। तो क्लाइंट जब कांटेक्ट करेगा अपना पोर्ट नंबर बता देगा कि दिस इज माय पोर्ट नंबर, सो क्लाइंट कैन चेंज इट्स पोर्ट नंबर एट डिफरेंट टाइम। क्लाइंट का अलग अलग पोर्ट नंबर हो सकता है, और जब क्लाइंट सर कॉन्टैक्ट इनिशिएट कर रहा है तो अपना पोर्ट नंबर बता देगा। हाँ बताओ। सर बट जब क्लाइंट कोई चीज़ रिक्वेस्ट करेगा हाँ। सर्वर से, तो उस क्लाइंट का पोर्ट नंबर तो डिफरेंट होगा, तो फिर हाँ। हमको सर्वर को ना मैनेज करना होगा वो हाँ तो पोर्ट नंबर। सर्वर को क्या करना है, क्लाइंट का पोर्ट नंबर, क्लाइंट अपना बस पोर्ट नंबर बताएगा। सर्वर को तो यस सर। केवल एक्टिव क्लाइंट्स है उनको डिफरेंशिएट करना है, करेंटली एक्टिव क्लाइंट्स क्या कौन कौन है जिनसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो वो अपना एड्रेस पोर्ट नंबर करेंट पोर्ट नंबर बता रहे हैं ना। तो जब तक रिक्वेस्ट एक्टिव है तब तक करंट पोर्ट नंबर रहेगा। रिक्वेस्ट जो कम्युनिकेशन क्लोज हो जाता है, क्लाइंट जो ना ऑफ हो जाता है, तो वो अगली बार फिर आएगा, वो एक्टिव होगा तो अगला पोर्ट नंबर लेके आ जाएगा। तो उसमें कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि तो ये सर्वर को चीज़ क्लाइंट से रीयूज, कांटेक्ट नहीं करना है ना। हम्म। जी, हम्म। ये जो रीयूज वाला आप बताएं ना, तो हम्म। जैसे अगर रीयूज वाला करना है हम्म। तो क्लाइंट तो अपना कुछ और पोर्ट नंबर भेज रहा है और वहाँ पे कोई और पोर्ट नंबर रहेगा, हाँ। तो ये रीयूज कैसे होगा, ये नहीं समझ। रीयूज से मेरा सेंस ये है कि क्लाइंट को अपना पोर्ट नंबर कुछ भी रखने की आज़ादी है। जैसे क्लाइंट यस एक अभी जो ना पोर्ट नंबर उसने 200 पर कांटेक्ट किया और सर्वर को बताया कि ये अभी मेरा करंट पोर्ट नंबर 200 है, और जब वो दोनों इंटरेक्शन कर रहे हैं तो सर्वर कुछ भी डेटा भेजेगा तो वो पोर्ट नंबर 200 इस्तेमाल करेगा, तो आपको वो डेटा मिल जाएगा। ठीक है, आपने डेटा ले लिया, कम्युनिकेशन खत्म। अगली बार जब फिर आते हो तो आपने फिर सर्वर से कांटेक्ट किया, अगली बार आपका होगा मेरा पोर्ट नंबर 300 है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्वर को आपने अभी बता दिया ना, जब आप कम्युनिकेशन आपने इस्टेब्लिश किया कि मेरा पोर्ट नंबर 300 है, तो वो आपको 300 पोर्ट नंबर पर डेटा देने लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें, है ना। तो क्लाइंट जब एक्टिव हो रहा है, क्लाइंट जब कांटेक्ट कर रहा है तब खुद बता रहा है अपना एड्रेस। सर्वर एक्चुअली क्या है, कांटेक्ट नहीं करता है ना, सर्वर को कांटेक्ट किया जाता है। तो चूंकि सर्वर को कांटेक्ट करना है क्लाइंट को, तो सर्वर का पोर्ट नंबर पता होना चाहिए। अगर पोर्ट नंबर नहीं पता होगा तो आप तो खुद सर्वर से कांटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, सर्वर अपना पोर्ट नंबर बदलता रहेगा, तो है ना। यस सर। तो सर्वर परमानेंट है, क्लाइंट टेम्परेरी है। तो जो परमानेंट चीज़ होती है उसको आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है। यस सर। सो ये जो ज्वाइन करने बोल रहा है। हेलो सर। हम्म। ओके। सो नाउ हम आ जाते हैं एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल पर। तो अभी तक हम एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे सिर्फ, बट हम डिटेल में नहीं गए थे कि एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके जो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक है उसकी सबसे ऊपर की जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है। ये जो लेयर है ये एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने के लिए लेयर क्रिएट की जाती है। ओके, जो भी आप एप्लीकेशंस बनाएंगे दैट लेयर ऑफर्स द सपोर्ट, और यू कैन से दैट कि इसी लेयर के ऊपर आपके एप्लीकेशंस रन करते हैं। तो एप्लीकेशन लेयर पर जो आपके टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक है, इसमें एप्लीकेशन लेयर्स में कई सारे प्रोटोकॉल्स आपके लिए अवेलेबल हैं। जैसे आपको अगर ईमेलिंग सर्विस बनानी है तो आपके लिए एसएमटीपी प्रोटोकॉल अवेलेबल है। अगर आपको वेब बेस्ड कोई सर्विस क्रिएट करनी है तो आपके पास एचटीटीपी प्रोटोकॉल है ना, एंड सो ऑन। एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल जो है वो क्या क्या डिफाइन करते हैं, लेट्स सी दैट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि प्रोटोकॉल क्या करता है, प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न ए कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन हो रहा है मल्टीपल पार्टीज के बीच में, उनको वो गवर्न करता है। तो गवर्न करने का मतलब केवल कब कम्युनिकेशन होगा, कैसे कम्युनिकेशन होगा, यही नहीं बताना होता है। प्रोटोकॉल डिफाइंस लॉट ऑफ थिंग्स। सबसे पहली चीज़ है कि प्रोटोकॉल डिफाइंस टाइप ऑफ मैसेजेस एक्सचेंज। दैट मीन्स जब आप कोई भी प्रोटोकॉल डेवलप करते हैं तो सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ता है कि मैसेज के टाइप क्या क्या होंगे। लाइक रिक्वेस्ट मैसेज हो सकता है, रिस्पॉन्स मैसेज हो सकता है, एक्नॉलेजमेंट मैसेज हो सकता है। ओके, पहले जो प्रोटोकॉल है वो डिफाइन करेगा कि जो पार्टीज हैं जिनके बीच में कम्युनिकेशन होना है, तो वो जब कम्युनिकेट करेंगे तो कितने टाइप के या कौन कौन से टाइप के मैसेज हो सकते हैं, तो वो टाइप ऑफ मैसेज डिफाइन करेंगे।
ओके जैसे HTTP केवल 2 ही टाइप के मैसेज डिफाइन करता है, एग्जाम्पल के लिए रिक्वेस्ट मैसेज एंड रिस्पॉन्स मैसेज। ओके देन टाइप ऑफ मैसेज डिफाइन होने के बाद नाउ हर मैसेज का टाइप जो है, जो भी टाइप है मैसेज के, उनके एवरी टाइप ऑफ मैसेज के सिंटैक्स डिफाइन होना चाहिए कि वो मैसेज जो है ना उसकी स्ट्रक्चर क्या हो गई या सिंटैक्स क्या हो गई। मतलब सिंटैक्स से मतलब ये उसमें कौन कौन से फील्ड होंगे, डेटा कहाँ पर हम रखेंगे, इसके बाद कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स पैकेट में अदर इन्फॉर्मेशन जो कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है वो इन्फॉर्मेशन कैसे अरेंज की जाएगी, कौन कौन से फील्ड्स होंगे, फील्ड्स का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा और किस फील्ड का क्या मतलब होगा। ठीक है, ऑल दीज आर डिफाइंड बाय द प्रोटोकॉल। देन वो जो तीसरा जो प्रोटोकॉल चीज़ डिफाइन करता है वो है मैसेज सीमेंटिक्स। तो मैसेज सीमेंटिक्स मतलब है कि जैसे मैंने अभी पहले ही बता दिया कि जो जो फील्ड्स होंगे तो किस फील्ड को कैसे इंटरप्रेट करना है, उसका मीनिंग क्या है, ये सब जो है ना मैसेज सीमेंटिक कहलाते हैं। तो प्रोटोकॉल मैसेज के सीमेंटिक भी डिफाइन करेगा। तो एंड चौथी चीज़ जो है ना प्रोटोकॉल डिफाइन करेगा कि कब और कैसे कौन कौन से मैसेज एक्सचेंज होंगे, कौन कौन से मैसेज कब और किस केस में एक्सचेंज होंगे। ठीक है, जो मैसेज के आपने टाइप डिफाइन कर दिए प्रोटोकॉल में, इन टाइप्स को कब इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है, कौन कौन से सिनारियो में इस्तेमाल करना है। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिफाइंड बाय एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। लेट मी रिपीट अगेन, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल क्या क्या डिफाइन करता है। फर्स्ट थिंग, इट डिफाइंस टाइप ऑफ मैसेजेस, मैसेज के टाइप्स क्या क्या होंगे। नंबर 2, मैसेज की सिंटैक्स क्या होगी, जो मैसेज हैं, जो भी आपने टाइप ऑफ मैसेज डिफाइन किए हैं प्रोटोकॉल में, तो वो प्रोटोकॉल में ही डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि ईच मैसेज की सिंटैक्स क्या होगी। देन सिंटैक्स के बाद, सिंटैक्स से मतलब है कि कौन कौन से फील्ड्स किस ऑर्डर में होंगे। देन चौथा है इनका मैसेज के जो कंपोनेंट्स हैं मैसेज में, फील्ड्स हैं, उनके मीनिंग्स क्या क्या हैं, सीमेंटिक्स जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं। तो मीनिंग्स है मतलब किस फील्ड का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे अगर किसी मैसेज में लिखा है फील्ड आईपी एड्रेस, तो आईपी एड्रेस का मतलब क्या है, सोर्स आईपी या डेस्टिनेशन आईपी या सम क्वालिटी ऑफ सर्विस रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स भी हो सकते हैं। देन सीआरसी, चेकसम एंड सो ऑन, जो भी फील्ड है उनके क्या क्या मीनिंग है ये डिफाइन होता है। चौथा पार्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो मैसेज और फील्ड जो हमने डिफाइन कर दिए हैं ये कब और किस स्थिति में एक्सचेंज होंगे, ये सब प्रोटोकॉल्स डिफाइन करते हैं। ओके, सो नाउ जो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स हैं आपके, या ओवरऑल किसी भी सारे प्रोटोकॉल्स को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, पब्लिक डोमेन प्रोटोकॉल्स, ओके, और दूसरे प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल्स। तो जैसे ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो पब्लिक डोमेन प्रोटोकॉल्स वो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो पब्लिक डोमेन में है, दैट मीन्स उन पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, दे आर फ्री टू यूज। ओके, सो लाइक HTTP प्रोटोकॉल एक पब्लिक डोमेन प्रोटोकॉल है, जिन्होंने भी डेवलप किया दे डू नॉट क्लेम द कॉपीराइट ऑन दैट HTTP प्रोटोकॉल। सो HTTP जितने भी पब्लिक डोमेन प्रोटोकॉल्स हैं वो RFCs में डिफाइन होते हैं। सो RFC एक डॉक्यूमेंट का नाम है जिसकी फुल फॉर्म होती है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ओके, तो जितने भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं और पब्लिक डोमेन प्रोटोकॉल है, ऑल आर डिफाइंड इन सम RFCs, और एक ही प्रोटोकॉल के लिए मल्टीपल RFCs भी हो सकते हैं। ओके, नाउ ये जो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि स्टैंडर्ड हैं, तो ये इंटर ऑपरेबिलिटी सपोर्ट करते हैं। ओके, क्योंकि मतलब ये आपस में इंटर कनेक्शन इसमें ये एक दूसरे के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है HTTP, SMTP, ये सब आपके पब्लिक डोमेन प्रोटोकॉल्स हैं। देन देर आर सम प्रोटोकॉल्स दैट आर प्रोप्राइटरी इन नेचर। सो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल का मतलब हो गया ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये कॉपीराइट प्रोटेक्टेड हैं, किसी एजेंसी ने, प्राइवेट एजेंसी ने या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने इनको डेवलप किया अपने एप्लीकेशन के लिए एंड उन्होंने इसको पब्लिक नहीं किया। सो इनके बारे में बहुत कम इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में मिलती है, पूरी डिटेल आपको मे बी हो सकता है कि ये पब्लिक डोमेन में ना हो, और अगर पब्लिक डोमेन में है तो आप इनको यूज नहीं कर सकते बिना परमिशन के, जिसका भी कॉपीराइट उस प्रोटोकॉल के ऊपर है। हालांकि जो पब्लिक डोमेन प्रोटोकॉल्स हैं उनको आप अपने बिना किसी परमिशन के उनको अपने एप्लीकेशन में इस्तेमाल करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, हालांकि पब्लिक डोमेन जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, तो जब आप इनको इस्तेमाल कर रहे हो तो चूंकि ये स्टैंडर्ड्स हैं, तो आप इसमें जो चीज़ें जैसे बताई गई हैं आपको वैसे ही इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगे, आप उनसे डेविएट नहीं कर सकते, उनमें चेंजेस नहीं कर सकते, कॉन्सेप्चुअली डिफरेंट चेंजेस नहीं लेके आ सकते। ठीक है,
HTTP प्रोटोकॉल है, जैसे जो इसमें स्पेसिफाई किया गया है, आप HTTP इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो जैसे स्पेसिफिकेशन RFC में है उसी हिसाब से आपको उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि स्टैंडर्ड्स हैं और स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना पड़ता है। प्रोप्राइटरी में चूँकि आपके पास कुछ प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी नहीं है, अगर समहाउ आपको मिल भी जाती है तो आपको जो भी एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन है जिसका उस प्रोटोकॉल के ऊपर कॉपीराइट है उसकी परमिशन से ही आपको उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज हाउ द प्रोटोकॉल कॉन्सेप्ट। नाउ नाउ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की बात हो गई। नाउ एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल किस लिए इस्तेमाल होते हैं? एप्लीकेशन प्रोटोकॉल आपको सपोर्ट करते हैं डिफरेंट नेटवर्क एप्लीकेशंस बनाने में। इंटरनेट के ऊपर जो आप नेटवर्क एप्लीकेशंस बनाएंगे तो आप एक्चुअली एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स उसमें इम्प्लीमेंट एंड यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ जब आप एप्लीकेशंस बनाने जाएंगे तो अकेले एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल से ही काम नहीं चलेगा, आपको ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस भी इस्तेमाल करना पड़ेगी। क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस का काम क्या है? डेटा को एक्चुअली इंटरनेट पर ट्रांसपोर्ट करना। तो ट्रांसपोर्ट डेटा कैसे होगा, ये इसकी हेडेक आपको नहीं लेना है। जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो आपका काम केवल अपने एप्लीकेशन लॉजिक पर ध्यान देना है ना। आपको एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल को कैसे यूज करना है इस पर ध्यान देना है और एप्लीकेशन लॉजिक पर ध्यान देना है। और ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, सिर्फ आपको अपने लिए जो इंटरनेट में अवेलेबल ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है उनको डिसाइड कर लेना है कि हम ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे। बाकी ट्रांसपोर्ट कैसे होगा इंटरनेट पर डेटा, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट। आपको सिर्फ एक आपकी एप्लीकेशन की नीड को सूट करते हुए एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल चुन लेना है। आपको मालूम है इंटरनेट पर 2 ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल अवेलेबल है, TCP एंड UDP। सो दिस इज योर पार्ट कि आपको डिसाइड करना है कि हम TCP इस्तेमाल करेंगे अपने एप्लीकेशन में या UDP इस्तेमाल करेंगे ना। वो क्वेश्चन आ जाता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे, कि मुझे कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको TCP इस्तेमाल करना है इंटरनेट ट्रांसपोर्ट लेयर पर या UDP इस्तेमाल करना है अपने एप्लीकेशन में। ओके, तो देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स जिनको आप अगर समझ लेंगे तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको TCP इस्तेमाल करना चाहिए या UDP इस्तेमाल करना चाहिए। सो आपकी ऐप की नीड क्या है वो आपको समझना पड़ेगा, तो उस नीड के बेस पर आप चुन सकते हैं। सो एक्चुअली एक ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है तो वो आपको कुछ सर्विसेज ऑफर करता है जैसे मैंने आपको बताया था। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपके एप्लीकेशन डेटा लॉस अफोर्ड कर सकता है तो आपको पहले ये देखना है कि आपका जो नेटवर्क एप्लीकेशन जो भी आप डेवलप करने जा रहे हैं क्या वो डेटा लॉस अफोर्ड कर सकता है। दैट मीन्स अगर कुछ डेटा लॉस हो जाए, 1 मिनट। ओके, सो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं एज ए एप्लीकेशन डेवलपर, आपको डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सी ट्रांसपोर्ट लेयर चूज करनी है। तो उसमें आपको अपने एप्लीकेशन की नीड जो है ना समझना पड़ेगी। तो नीड के बेस पर ही आप डिसाइड कर पाएंगे कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर आपके लिए सूटेबल है। सो नीड्स के लिए कुछ ये सर्विसेज रिक्वायरमेंट्स हैं या सर्विस रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सो पहला पॉइंट है डेटा लॉस। तो अगर आपका एप्लीकेशन डेटा लॉस अफोर्ड कर सकता है, दैट मीन्स अगर थोड़ा बहुत कुछ डेटा लॉस होता है तब भी आपके एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी अफेक्ट नहीं होती है, तो आप एक ऐसे प्रोटोकॉल पर जा सकते हैं जिसको रिलायबिलिटी ऑफर नहीं करता। मेरा मतलब है कहने का कि आप UDP पर जा सकते हैं, क्योंकि डेटा लॉस आपके लिए कोई बड़ा इशू नहीं है। तो आप TCP मत चूज करिए, यू कैन गो फॉर UDP, ठीक है। लेकिन अगर आपके एप्लीकेशन के लिए डेटा लॉस बहुत क्रिटिकल है, दैट मीन्स आपका एप्लीकेशन डेटा लॉस टॉलरेट नहीं कर सकता, तो फिर आपको UDP की जगह पर TCP यूज करना चाहिए। अगर आप TCP नहीं चाहते हैं, UDP चाहते हैं, तो फिर आपको डेटा लॉस को हैंडल करने के लिए आपको UDP पर उस केस में भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको डेटा लॉस हैंडल करने के लिए खुद अपना मैकेनिज्म या फंक्शंस लिखना होंगे सो दैट आप डेटा लॉस को भी हैंडल कर पाएँ और या ओवरकम कर पाएँ। ओके, सो जनरली इसमें गाइडलाइन होती है कि अगर आपके ऑडियो वीडियो रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं जिसमें थोड़ा बहुत डेटा लॉस और कोई इशू नहीं होता है तो उसमें आप UDP पर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन खास करके जो फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस हैं
लाइक FTP टाइप के एप्लीकेशन जो हैं, आप फाइल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन है, या रिमोट लॉगिन टाइप के एप्लीकेशन हैं, या चैट टाइप के एप्लीकेशन हैं, या ईमेल टाइप के एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेज एक्सचेंज करते हैं, तो उसमें रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो इस केस में आपको इट इज़ ऑलवेज सजेस्टेड कि आपको TCP इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि TCP डेटा जो डिलीवरी सर्विस है वो रिलायबल सर्विस है। ओके, सो आपको सिर्फ TCP चूज कर लेना है, डेटा की रिलायबल डिलीवरी की टेक केयर TCP करेगा। हाँ, यहाँ भी आप चाहो तो UDP इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अगेन रिलायबिलिटी के लिए फिर आपको इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में। तो जनरली रिलायबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना डिफिकल्ट टास्क होता है, और आपको मालूम है TCP ऑलरेडी रिलायबिलिटी दे रहा है, तो आपके लिए एक बेटर चॉइस होती है कि आप सीधा TCP इस्तेमाल कर लें, आपकी हेडेक खत्म, आपको रिलायबिलिटी को हैंडल नहीं करना है। अगर आप खुद करना चाहते हैं रिलायबिलिटी को हैंडल, देन आपके लिए रिलायबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना एक आसान काम नहीं है। इट इज़ अ वेरी वेरी टिपिकल टास्क, वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, सो दैट इज अप टू यू कि आपको क्या चॉइस चूज करना है। बट जब एनी यू विल अंडरस्टैंड कि डेटा लॉस एक इशू है और इसे कैसे टैकल किया जा सकता है, और आप करना चाहते हैं टैकल, नहीं करना चाहते हैं, उसके बेस पर आप डिसाइड करेंगे और एप्लीकेशन की नीड पर कि आपको TCP के लिए जाना है या UDP के लिए जाना है। सो अगर आप ये कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, देन आप आसानी से डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है, कि आपको TCP यूज़ करना चाहिए ट्रांसपोर्ट लेयर पर या UDP यूज़ करना चाहिए। दूसरा है टाइमिंग रिलेटेड गारंटी। सो कई एप्लीकेशंस में जैसे इंटरनेट टेलीफोनी हुआ या इंटरेक्टिव गेम्स हुए, इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट मीन्स डिलीवरी ऑफ द मैसेज, टाइमली डिलीवरी होना चाहिए मैसेज की। तो इस केस में चूंकि टाइमली डिलीवरी में आप देखेंगे ना तो TCP इसकी कोई गारंटी देता है ना UDP देता है, तो इसमें आपको कोई, अगर आपके एप्लीकेशन के लिए टाइमिंग ही अकेला इंपॉर्टेंट है तो आप TCP पर भी जा सकते हैं या UDP पर जा सकते हैं। हालांकि ऐसे केसेस में इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो फॉर UDP, क्योंकि UDP फास्ट होता है। टाइमिंग रिलेटेड गारंटी है वो आप अपनी तौर पर सर्विस इंप्लीमेंट कर लीजिए, क्योंकि TCP भी ये सर्विस नहीं देता है, ठीक है। तो TCP के ऊपर टाइमिंग गारंटीज डिलीवरी करना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि TCP में और रिलायबिलिटी है तो TCP ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स भी है, TCP के अपने ड्रॉबैक्स भी हैं, उसमें एक डिले लगता है। सो TCP के साथ टाइमिंग जो है ना गारंटीज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन कंपेरिजन टू UDP, क्योंकि UDP एक सिंपल रॉ प्रोटोकॉल है और आप उसे अपने हिसाब से कस्टमाइज ज़्यादा बेटर तरीके से कर पाएंगे। TCP को कस्टमाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है थ्रोपुट। तो आपको मालूम है कि ना तो UDP थ्रोपुट की गारंटी देता है ना TCP देता है। तो आप जब आपके एप्लीकेशन के लिए थ्रोपुट इंपॉर्टेंट है और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप दोनों में से किसी पर भी जा सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि UDP पर आप जाएं, क्योंकि UDP आसान प्रोटोकॉल है। थ्रोपुट आपको TCP हो या थ्रोपुट की गारंटी TCP के केस में भी आपको इंप्लीमेंट करना है, UDP के केस में भी इंप्लीमेंट करना है। तो TCP जो है ना के पास एक्स्ट्रा ओवरबर्डन है रिलायबिलिटी का, तो बेटर होता है कि आप UDP के साथ जाइए, ठीक है। हाँ, नाउ थ्रोपुट में भी जनरली आपके जो एप्लीकेशंस हैं उसको आपको देखना पड़ेगा, आपका एप्लीकेशन थ्रोपुट के इलास्टिक है या नहीं है। तो जनरली कई एप्लीकेशंस होते हैं जो थ्रोपुट अगर डाउन होता है तो वो एप्लीकेशन के फंक्शंस अफेक्ट हो जाते हैं। कई एप्लीकेशन ऐसे हैं जिनमें थ्रोपुट कम भी मिले आपको, मतलब डेटा रेट कम भी मिले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे एप्लीकेशन जिसमें थ्रोपुट के कम ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें इलास्टिक एप्लीकेशन बोलते हैं। इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल एक तरीके से, लाइक आपका ईमेल या वेब डॉक्यूमेंट डाउनलोडिंग करते हैं आप जो वेब, तो ये इलास्टिक एप्लीकेशन है। थ्रोपुट कम ज़्यादा होने से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन हैं उनके लिए थ्रोपुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो थ्रोपुट सेंसिटिव एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। दैन सिक्योरिटी भी आपके एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो सिक्योरिटी के लिए जनरली आप देखेंगे TCP भी सिक्योरिटी नहीं देता, UDP भी नहीं देता। हालांकि TCP के साथ SSL है तो आप SSL इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप TCP और SSL को नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप UDP लेकर के अपना सिक्योरिटी प्रोटोकॉल उसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं। तो ये चॉइसेस हैं आपके पास, तो ये आपको डिसाइड करना होगा एज ए एप्लीकेशन डेवलपर कि आपके लिए क्या सूटेबल है। लेकिन जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ जाएंगे देन आपके लिए ईजी होगा कि आपको TCP के लिए जाना चाहिए या UDP के लिए जाना चाहिए, ये डिसाइड कर पाना। सो व्हेन यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज कॉन्सेप्ट थॉरली, तो आपके लिए आप एक बेटर चॉइस मेक कर पाएंगे, ठीक है। सो कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें
जो डेटा लॉस कौन सेंस देख सकता है कौन नहीं देख सकता है, मैं इनको पहले बता चुका हूँ हालांकि आपको। जैसे फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, तो फाइल ट्रांसफ़र रिलेटेड एप्लीकेशन जितने भी है वो डेटा लॉस बियर नहीं कर सकते। ईमेल टेक्स्ट बेस्ड ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिशन होता है, सो दे कैन नॉट ऑल्सो एक्सेप्ट द डेटा लॉस। ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन जो है रियल टाइम, ये लॉस टॉलरेंट होते हैं, तो ये थोड़ा बहुत लॉस टॉलरेट कर सकते हैं। ना थ्रूपुट, तो ये जो तीनों टाइप के एप्लीकेशन है, फाइल ट्रांसफ़र हुआ, ईमेल हुआ, वेब डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र हुआ, तो ये इलास्टिक एप्लीकेशन है। इलास्टिक मतलब बैंड डेटा रेट कम ज़्यादा हो जाए अगर, तो इन एप्लीकेशंस के फंक्शन पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। सिमिलरली ये टाइम सेंसिटिव भी नहीं है। सो फाइल ट्रांसफर में 1 सेकंड का डिले लग जाए या 2 सेकंड का डिले लग जाए, बहुत ज़्यादा आपके एप्लीकेशन पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन रियल टाइम जो ऑडियो वीडियो एप्लीकेशन है, ये टाइम सेंसिटिव होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो अगर मान लीजिए आप ऑनलाइन मूवी डिलीवर कर रहे हैं अपने क्लाइंट को, तो मूवी में जो फ्रेम्स डिलीवर आप कर रहे हैं, मूवी जब व्यू करते हैं तो फ्रेम के जो डिलीवरी रेट है वो आपको एक फॉलो होना चाहिए, सो दैट जो होता है ना 25 फ्रेम्स पर सेकंड अगर आपकी फ्रेम रेट रहेगी तो आपको मूवी प्रॉपरली विजिबल होगी। तो आपकी जो फ्रेम्स है प्रॉपरली टाइमली डिलीवर होना चाहिए। अगर फ्रेम क्लाइंट साइड में टाइमली नहीं पहुंचेंगे तो वीडियो में पॉजेज आएंगे। ओके, तो वो उससे यूज़र का जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है, व्यूइंग एक्सपीरियंस, वो डिस्टर्ब होगा, तो वो ऐप के एप्लीकेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो दैट्स वाई इनके लिए थ्रूपुट रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ऑडियो के लिए सजेस्टिव थ्रूपुट रिक्वायरमेंट है मिनिमम 5 kbps टू अप टू 1 mbps रिक्वायरमेंट हो सकती है। वीडियो के लिए 10 kbps से 5 mbps हो सकती है, और ये एप्लीकेशन टाइम सेंसिटिव भी होते हैं। तो ऑडियो वीडियो हमेशा इस कैटेगरी में रहते हैं। ओके, सो यू जस्ट गो थ्रू दिस लिस्ट जिसमें दिया गया है कि कौन से एप्लीकेशंस क्या थ्रूपुट हैंडल कर सकते हैं, या थ्रूपुट के करस्पॉन्डिंग इलास्टिक हैं या नहीं है, एंड सो ऑन। ओके, सो नाउ जैसा कि मैंने बताया कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपके 2 प्रोटोकॉल्स हैं, तो अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल क्या ऑफर करता है। तो जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल है, तो टीसीपी क्या क्या सर्विसेज आपको देता है? कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड से मतलब होता है कि जब दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उनके बीच में टीसीपी कनेक्शन सेटअप होता है। तो कनेक्शन सेटअप होने के में कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स एक्सचेंज होते हैं और उसके बाद कम्युनिकेशन ट्रांसफ़र होता है। तो पहले कनेक्शन सेटअप होगा तभी डेटा ट्रांसमिशन होगा। तो ओबियसली टीसीपी में कनेक्शन सेटअप में एक डिले लगता है, तो उस डिले के बाद ही डेटा ट्रांसफ़र पॉसिबल होता है। देन टीसीपी आपको रिलायबल डिलीवरी ऑफर करता है। दैट मीन्स आप अगर डेटा सेंड कर रहे हैं, टीसीपी को आपने कोई डेटा सेंड करने के लिए दिया है, तो वो रिलायबल, आप रिलाई कर सकते हैं कि वो डेटा डेफिनेटली डिलीवर हो जाएगा रिसीविंग एंड पर। ठीक है, जब तक कि कोई अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस ना हो जाए, नॉर्मली वो डेटा डिलीवर हो जाता है। ठीक है, गारंटेडली डिलीवरी करती है टीसीपी। देन टीसीपी फ्लो कंट्रोल भी करता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। फ्लो कंट्रोल पर हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम टीसीपी की बात करेंगे। फ्लो कंट्रोल का भी सिंपल मतलब ये समझ लीजिए कि सेंडर इतनी स्पीड से डेटा ना भेजे कि जिसे रिसीवर कंज्यूम ही नहीं कर पाए। दैट इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल, टीसीपी कंजेशन कंट्रोल करता है नेटवर्क के बेनिफिट के लिए। कंजेशन का मतलब होता है कि राउटर्स पर अननेसेसरी या ज़रूर से ज़्यादा ट्रैफिक ना पहुंच जाए। तो टीसीपी क्या करता है कि ये एक नेटवर्क फ्रेंडली प्रोटोकॉल भी है, जो केवल सोर्स डेस्टिनेशन का ही ध्यान नहीं रखता है, ये पूरे नेटवर्क की हेल्थ का भी ध्यान रखता है। तो टीसीपी इंश्योर करता है कि नेटवर्क में कोई भी राउटर पर कंजेशन ना हो। जब आप टीसीपी इस्तेमाल करते हैं तो टीसीपी कंजेशन को अवॉइड करने के लिए मेजर्स लेता है, और वो एक्चुअली क्या करता है, सोर्स जो मशीन सेंडर है उसकी स्पीड को कम करवा देता है। ओके, तो टीसीपी नेटवर्क में कंजेशन अवॉइड करता है। एंड लेकिन टीसीपी टाइमिंग से रिलेटेड कोई गारंटी नहीं देता है कि पैकेट इतने टाइमिंग में पहुंचेगा। थ्रूपुट की गारंटी नहीं देता है, सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, सिक्योरिटी भी ऑफर नहीं करता है, तो ये नहीं प्रोवाइड करता है। यूडीपी क्या है? एक अनरिलायबल डेटा ट्रांसफर सर्विस है। सो यूडीपी में रिलायबिलिटी की आप उम्मीद नहीं कर सकते। यूडीपी सिर्फ क्या करता है, सिंपली मैसेज आया और आप दे देगा। हाँ, कनेक्शन लेस भी है। हाँ, ठीक है। सो यूडीपी एक सिंपल अनरिलायबल डेटा डिलीवरी प्रोटोकॉल है, एंड इट ऑफर्स बेस्ट एफर्ट डिलीवरी। तो ये अपना बेस्ट एफर्ट लगाता है ट्रांसमिशन के लिए, लेकिन कोई गारंटी ऑफर नहीं करता है। ओके,
और यूडीपी में कनेक्शन मेंटेन नहीं होता है, दैट मीन्स सेंडर और रिसीवर के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यूडीपी इमीडिएटली डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट कर सकता है। ओके, सो ये एक यूडीपी का एडवांटेज है, इसमें कनेक्शन सेटअप का जो ओवरहेड है और डिले है वो नहीं लगता है। तो कई एप्लीकेशन जनरली यूडीपी को प्रेफर करते हैं क्योंकि आप इमीडिएट डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, तो इसलिए मल्टीमीडिया एप्लीकेशन यूडीपी को प्रेफर करते हैं। इसके बाद यूडीपी ना तो कनेक्शन सेटअप ऑफर करता है, रिलायबिलिटी भी ऑफर नहीं करता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में फ्लो कंट्रोल नहीं करता है, कंजेशन कंट्रोल भी नहीं करता है, टाइमिंग थ्रूपुट की गारंटी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है एक्चुअली। तो यूडीपी सिर्फ क्या करता है, बेस्ट एफर्ट और डिलीवरी ऑफर करता है बस, वो भी बेस्ट एफर्ट डिलीवरी रिलायबल नहीं होती है। ठीक है, तो यूडीपी अगर पैकेट डिलीवर नहीं कर पाया तो ये आपको इन्फॉर्म भी नहीं करेगा सेंडर मशीन को कि मैं डेटा डिलीवर नहीं कर पाया हूँ। तो अब ये आपके काम होगा एज ए एप्लीकेशन डेवलपर जब आप यूडीपी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर रिलायबिलिटी आपको चाहिए तो आपको रिलायबिलिटी के लिए फंक्शंस लिखना पड़ेंगे, प्रोग्रामिंग करना पड़ेगी, कॉन्सेप्ट डेवलप करके आपको रिलायबिलिटी के लिए सेट ऑफ फंक्शंस लिखना पड़ेंगे सो दैट रिलायबिलिटी आ पाए। या कोई भी सर्विस आपको यूडीपी के टॉप पर जनरेट कर मतलब डेवलप करना है तो वो आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि यूडीपी क्यों, फिर जब टीसी कुछ भी तो ऑफर नहीं करता है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि कई एप्लीकेशंस में आप जो डिले है बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, यू डू नॉट वांट टू अफोर्ड एनी डिले, खास करके मल्टीमीडिया और ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, तो वहाँ फिर हम यूडीपी को इस्तेमाल करते हैं। यूडीपी उनके लिए सूटेबल है। तो बाकी की सर्विसेज जो आप यूडीपी के टॉप पर खुद इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, सो ये एक लिस्ट है जिसमें एग्जाम्पल के तौर पर दिए गए कौन कौन से एप्लीकेशन जो है ना, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं। तो आप इन सब एप्लीकेशन से फेमिलियर हैं, लाइक ईमेल के लिए एप्लीकेशन जो है आप ईमेल सर्विस इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है अंडरलाइंग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल वो SMTP है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये TCP इस्तेमाल करता है, रिमोट टर्मिनल एक्सेस, रिमोट लॉगिन से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है लाइक टेलनेट, जो प्रोटोकॉल है टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए, ये TCP की सर्विस इस्तेमाल करता है। वेव आपने सुना होगा, वर्ल्ड वाइड वेव है ना, जिसके थ्रू आप वेब डॉक्यूमेंट्स फैच करते हैं, तो ये HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करता है एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, और HTTP TCP की सर्विस इस्तेमाल करता है। फाइल ट्रांसफ़र के लिए आपको मालूम है कि FTP प्रोटोकॉल है, एक TFT भी है, तो दोनों के दोनों TCP की सर्विस इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रीमिंग मल्टीमीडिया, तो मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग जो प्रोटोकॉल्स हैं जितने भी मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग रिलेटेड एप्लीकेशन जो भी हैं लाइक यूट्यूब है आपका, तो ये HTTP प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, और एक RTP प्रोटोकॉल और है, तो इनमें से कोई एक इस्तेमाल करते हैं। हालांकि RTP जनरली नाउअडेज इज मच पॉपुलर, और ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर पर या तो TCP को इस्तेमाल करते हैं या UDP, ज़्यादातर लोग UDP को प्रेफर करते हैं हालांकि। ओके, देन इंटरनेट टेलीफोनी, इसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो है SIP सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल एंड RTP और या फिर प्रोप्राइटरी स्काईपी प्रोटोकॉल, तो ये जनरली ज़्यादातर UDP इस्तेमाल करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ठीक है, और जो है ना फिर UDP के ऊपर अपना जो भी सर्विस बनाना है वो बना देते हैं। तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। ओके, सो नाउ आज हम लोग यहीं क्लोज करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग HTTP प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली अब हम एप्लीकेशन लेयर पर कुछ एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, सो दैट वी विल एबल टू अंडरस्टैंड कि एप्लीकेशन लेयर का क्या रोल है और एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका क्या रोल है और हाउ दे फंक्शंस। सो इसमें जो मेजर एप्लीकेशन है आपने नाम सुना होगा वेव, है ना। सो आपको ध्यान रखना है कि जो नेटवर्क एप्लीकेशन है और प्रोटोकॉल ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल और नेटवर्क एप्लीकेशन। तो जैसे आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड वेब एक नेटवर्क एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें बहुत इट यूजेस सम प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जो जिसमें से HTTP एक आपका प्रोटोकॉल है जो वर्ल्ड वाइड वेब में इस्तेमाल होता है। तो HTTP प्रोटोकॉल एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि इस वेब एप्लीकेशन है आपका उसका एक सिर्फ कंपोनेंट है। जो वेब है आपका, वेब वर्ल्ड वाइड वेब जिसे आप बोलते हैं, उसमें कई सारे एलिमेंट्स हैं। क्या क्या एलिमेंट्स हैं? वेब पेजेस होते हैं आपके, वेब सर्वर होगा, वेब सर्वर आपको मालूम है उसमें जो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट होते, वेब सर्वर इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो हैं आपके अपाचे वेब सर्वर आपने नाम सुना होगा। देन इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर माइक्रोसॉफ्ट का,
ये जो एप्लीकेशन है ये वेब सर्वर को इम्प्लीमेंट करते हैं। वेब क्लाइंट को कौन इम्प्लीमेंट करता है? वो आपने बहुत सारे वेब ब्राउज़र देखे हैं, वेब ब्राउज़र लाइक गूगल क्रोम, दैन इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, फॉक्स फायरफॉक्स, ये सब क्या है आपके वेब जो वेब एप्लीकेशन है उसके क्लाइंट साइड को इम्प्लीमेंट करते हैं, है ना? वेब एप्लीकेशन, वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहा हूँ मैं, जो टिम बर्नर ली ने 90 में डेवलप किया था, है ना? इसके बाद इसमें और भी पार्ट हैं। तो एप्लीकेशन के कई सारे कंपोनेंट हैं। आप देख रहे हैं वेब जो वेब एक एप्लीकेशन है, HTTP इसका एक पार्ट है, ठीक है? दैट मीन्स HTTP एक्चुअली एक प्रोटोकॉल है जो वेब में इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? तो वेब और HTTP सेपरेट थिंग है, ध्यान रखना। वेब क्या है? एक एप्लीकेशन है, नेटवर्क एप्लीकेशन। वेब ये वाला वर्ल्ड वाइड वेब जिसको आप बोलते हैं, वेब इज एन एप्लीकेशन, HTTP इज ए प्रोटोकॉल जो कि वेब एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है। ध्यान रखना, अकेले ही वेब इस्तेमाल नहीं करता है HTTP को, देयर आर सम मोर एप्लीकेशंस जो कि HTTP को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? सो HTTP एक प्रोटोकॉल हो गया और वेब एक एप्लीकेशन है जिसमें वेब में कई सारे कंपोनेंट हैं, जैसे मैंने बताया HTTP, देन अपाचे सर्वर हो गया, या माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, ये वेब का पार्ट है क्योंकि ये सर्वर साइड इंप्लीमेंट करता है। क्लाइंट साइड में आप ब्राउज़र को इंप्लीमेंट करते हैं। देन फिर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए आप देखते हैं HTML में हम उन्हें फॉर्मेट में एक्सप्रेस करते हैं। तो HTML एक स्टैंडर्ड है जिसमें आप वेब पेजेस को लिखते हो। इसके बाद कुछ और उसमें लैंग्वेजेस के कंपोनेंट्स बाद में आ गए, XML भी आ गया, एंड देन DHTML आ गया। कुछ कंपोनेंट्स को आप जावास्क्रिप्ट के साथ मेंशन करते हैं, एंड सो ऑन, है ना? सो ये जो वेब है हम इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और वेब के साथ ही हम HTTP को भी डिस्कस करेंगे, ओके? सो दैट वेब की मदद से आप समझ पाएंगे कि HTTP कैसे काम करता है। हाँ, सर माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर का क्या नाम बताया? इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, IIS बोलते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर। वो फ्री है ना वो विंडोज में इनबिल्ट आता है। तो जब विंडोज में वो इनबिल्ट आता है तो फिर हम लोग अपाचे क्यों इंस्टॉल करते हैं उसके लिए? नहीं, तो अपाचे आपको आपको वेब सर्वर बनाना है तो आपको दोनों में से कोई सा भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर वो विंडोज़ का पार्ट है। कई बार जो सर्वर्स है बनाते हैं हम जनरली लिनक्स बेस्ड सर्वर बनाते हैं, और अपाचे ओपन सोर्स, अपाचे जो है ना फ्री है। अच्छा, आपको इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर बनाना है तो आपको अगर सर्वर जब आप बनाते हैं ना तो सर्वर सॉफ्टवेयर के लिए मेंटेनेंस और ट्रबल शूटिंग और सपोर्ट इस सब की ज़रूरत पड़ती है। तो चूंकि IIS जो ना कॉपीराइटेड है, तो उसमें वो माइक्रोसॉफ्ट का कॉपीराइटेड है, वो सर्विस आपको सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से ही मिलेगी, और मे बी विद दैट कॉस्टली हो सकती है। सो इसलिए ज़्यादातर लोग ओपन सोर्स के साथ जाते हैं। तो अपाचे जो है ना ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, अपाचे का जो वेब सर्वर है वो ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स में ओपन सोर्स चीज़ें आपके लिए ज़्यादा सस्ती पड़ती हैं और ओपन सोर्स ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है? और चूंकि ओपन सोर्स है तो आप लिनक्स के ऊपर इस्तेमाल करते हैं उसको, या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी अवेलेबल है। तो सपोर्ट और इस सब में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी ज़्यादा पावरफुल होती है परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के हिसाब से। तो इसीलिए अपाचे सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। आप देखेंगे ज़्यादातर वेब सर्वर्स जो है ना अपाचे पर रन करते हैं, और आप ये भी देखेंगे कि जितने भी चाहे वेबसाइट हो या कोई भी सर्विसेज हो, जो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी है वो लिनक्स होता है ना? तो लिनक्स ज़्यादा पावरफुल है, उसके डाउन टाइम और ये सब कम है ना? सिक्योर ज़्यादा है। तो वो लिनक्स हाँ, तो सर्वर का भी जो सॉफ्ट आप सर्वर जब रन करते हैं सर्वर मशीन पर, तो करस्पॉन्डिंग जो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी तो कॉस्ट आपको पे करना पड़ेगा ना। जब आप वेब सर्वर, अगर मान लीजिए विंडोज़ का सर्वर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो आपको या तो विंडोज़ का जो सर्वर है, विंडोज सर्वर 2000 या सर्वर जो भी सॉफ्टवेयर होगा, वो आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा ना विंडोज़ का, जो सर्वर सपोर्ट करता है सर्वर साइड के लिए। तो वो नॉर्मल विंडोज़ नहीं होता है जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, वो विंडोज़ अलग होता है, ठीक है ना? जैसे NT सर्वर आया था, विंडोज सर्वर 2000 आया था उस टाइम पर, तो विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर के लिए अलग है। तो वो आपको परचेज करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर उसको आप मेंटेनेंस और इस सब के लिए माइक्रोसॉफ्ट पर रिलाई करना पड़ेगा। एक ही वेंडर आपको है लेकिन जब आप ओपन सोर्स पर जाएंगे तो आपका कॉस्ट बचता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सिक्योरिटी भी आपको मिलेगी बेटर, क्योंकि ये ज़्यादा सिक्योर है ओपन सोर्स में, इसलिए। सो दैट्स वाई लोग अपाचे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और अपाचे इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये भी होता है ना कि जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो अदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स को भी सपोर्ट करते हैं।
तो आपको और भी सर्विसेज इम्प्लीमेंट करना है साथ में, तो आप वो आसानी से कर पाएंगे, या और टूल्स इस्तेमाल करना है तो ओपन सोर्स टूल्स आप आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, जब आप सर्वर बनाते हैं तो अकेले वेब सर्वर इंस्टॉल कर देने से काम थोड़ी चलता है, आपको कई सारे टूल्स भी चाहिए होते हैं, है ना। तो यस वो सर। टूल फिर आप कॉपीराइट प्रोप्राइटरी टूल ही लेंगे। तो एक तरफ जो है ना बंच ऑफ प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना पड़ेंगे आपको, एक तरफ आपको ओपन सोर्स का फ्रीडम है, ओपन सोर्स सब कुछ पूरी तरह से। तो आईएसएस जो है वो आई प्रोप्राइटरी आई है एस, हाँ Microsoft। हाँ प्रोप्राइटरी है, माइक्रोसॉफ्ट का है। यस सर। ओके, वो इस्तेमाल होता होगा, आई डोंट नो, लेकिन कम होता है आई आई एस। यस सर, आईआईएस तो आज तक मतलब सुने भी नहीं थे, अपाचे तो हम लोग अपाचे तो बहुत पॉपुलर है, अपाचे बहुत पॉपुलर है। अपाचे तो बहुत पॉपुलर, आईआईएस हम लोग नहीं सुने थे। ठीक है, सो चलिए क्लोज करते हैं आज।